So destructive interference. क्या बेटा? सर कॉन्ट्रास्ट तक बताया था। ओके ओके बेटा, तो ये आई थिंक वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4, थर्ड। सर थर्ड। ओके। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, एक सेकेंड फिर भी मैं देख लूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। शायद मैंने बच्चों मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी बता दी थी, कोहेरेंट इनकोहेरेंट बता दिया होगा, Yes, sir. कंट्रास्ट रेशियो Yes, बता sir. दिया है। यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या क्या बताया है? ठीक है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन भी बता दिया होगा बेटा। Yes, sir. यस सर। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया है, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना? यस सर। ओके, चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो लाइट सोर्स हों, एक लाइट सोर्स ये है और दूसरा लाइट सोर्स ये है, और इस पॉइंट P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी पता करनी है। S1 के कारण जो इंटेंसिटी I1 है वो I0 है, S2 के कारण जो इंटेंसिटी है P पॉइंट पर वो 4I0 है, एंड इस वाले ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो S या X कवर करी है, और इस वाले ने X प्लस λ/6। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? तो चूंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं हमारे दोनों, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। तो बताइए जरा इंटेंसिटी क्या आएगी? सबसे पहले बेटा फेज डिफरेंस निकालिए P पॉइंट पर। पाथ डिफरेंस हमें पता है λ/6 का है, ये डिस्टेंस x है ये वाली, and this distance is x plus λ/6, so path difference at this point is λ/6। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, और ना गिवन हो तो मान लीजिएगा अपने कोर्स में मैक्सिमम केसेस में कोहेरेंट सोर्सेस का ही दिया जाता। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि द टू सोर्सेस आर कोहेरेंट। So 7I0. अच्छा, लेट्स सी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? So pi by 3.
The pi by 6, sorry. नहीं, पाई बाय 3 ही आएगा। लैम्डा बाई 6 पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ही आएगा। तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos of delta phi pi by 3. So IP is equal to I naught plus 4 I naught रूट इंटू रूट ये 2 आएगा एंड दिस इज I naught and cos 61 by 2. So definitely it is 7 I naught. सेवन आई नॉट इज द आंसर बेटा। बताएं भाई, कोई दिक्कत बेटा? अच्छा ये बताएं कि मैक्सिमा के लिए, अगर मुझे याद है तो मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए था 2n पाई और पाथ डिफरेंस होना चाहिए था n लैम्डा। याद है कि भूल गए? Yes, sir. और मिनिमा के लिए क्या बेटा कंडीशन निकाली थी हम लोगों ने? 2n प्लस 1 पाई मतलब पाई Yes, 3 पाई, sir. और डेल्टा एक्स निकाला था n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा। Yes. 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा थी। चलिए कोई बात नहीं, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर दो कोहेरेंट सोर्स हो और आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज हो जिनकी इंटेंसिटी सेम हो, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। इंटेंसिटी इन केस ऑफ टू resultant two identical coherent sources। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन मैं इसको बार बार यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं I1 I2 बराबर है और I के बराबर है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I इंटू रूट I इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। तो I रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा 2I आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। ये बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो I रिजल्टेंट लिख सकते हैं 2 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इट इज 2 कॉस, हाफ एंगल है सॉरी, थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4I, I भी रहेगा यहाँ पे, 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2। फोर आई कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2, ये हमारी इंटेंसिटी है। तो अगर हम डेल्टा फाइव के साथ इसका ग्राफ बनाएं तो ये इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव जीरो पे मैक्सिमम होगी, है ना। जब डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या होगी, जीरो पे मैक्सिमम होगी, 2 पाई 4 पाई इस पे मैक्सिमम होगी, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों।
है ना। क्योंकि आई मैक्स कितना होगा यहाँ पर अगर आप देखो तो आई मैक्स होगा 4i, क्योंकि जब cos थीटा की वैल्यू +1 होगी तो 4i, और आई मिन होगा इस केस में 0, यानी इंटेंसिटी रिजल्टेंट बिलोंग करेगा 0 से 4i के बीच में। तो ये वाली वैल्यू 4i है। फेज डिफरेंस की वैल्यू जब पाई है तो इंटेंसिटी 0, 2 पाई पे मैक्सिमम, 3 पाई पे फिर मिनिमा। ये फेज डिफरेंस की वैल्यू बच्चों 4 पाई पे फिर मैक्सिमा, 5 पाई पे मिनिमा। यहाँ पर भी आप वैसे ही बना सकते हो ना, -पाई और ये सारी चीजों पे भी वही बन जाएगा। इस तरह से जो फेज डिफरेंस के साथ ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है इंटेंसिटी का डेल्टा फाई के साथ, या डेल्टा फाई कोई किताबें हमारी कभी कभी फाई लिख देती तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, हम डेल्टा फाई को चाहे बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इस केस में फॉर्मूला लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 हो जाएगा पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। बस फर्क इतना है, आपको पता है कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होती है तब डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई होती है। एक वेवलेंथ में 2 पाई चलता है, लैम्डा बाई 2 में पाई चलता है। तो यहाँ पर मैं सिमिलर ग्राफ बनाऊंगा, कॉपी करूंगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह से ये लैम्डा का पार्ट डिफरेंस जब होगा, सॉरी लैम्डा बाई 2 होगा तो पाई, और लैम्डा होगा तो 2 पाई। 3 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा, 2 लैम्डा पे n लैम्डा पे मैक्सिमा आएगा, और n+2n+1 लैम्डा बाई 2 पे यानी 5 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा आएगा, और 0 पे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, हम बता भी चुके हैं आपको। चाहो तो इधर भी सिमिलर बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह बच्चों ये ग्राफ हमारा बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको, ये सब बातें तो पुरानी थी, यहां से नोट कर लो। मैं चाय पी लेता हूँ, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। तो ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? पता नहीं, हो भी सकती है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ पूछ रहे हैं दोबारा देखने के लिए, इसलिए। बिल्कुल हो सकती है, रिकॉर्ड मिल जाएगी। पिछले साल की भी कुछ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो रही है। वैसे पिछले साल वाली तो बहुत सुपर फास्ट थी, समझ नहीं आएंगी। तो अगर ये हो रही है तो भेज दीजिएगा। मांग लेना मुझसे। ओके सर। कौन बोल रहे हो वैसे आप? अंशिका सर। अच्छा अच्छा, सर वो मॉडर्न की न्यूमेरिकल वाली क्लास कब लेंगे? वो मॉडर्न की न्यूमेरिकल वाली क्लास जो बची थी वो कब लेंगे? पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लिख लो पहले। पढ़ा ली पूरी न्यूक्लियर तक? यस सर। इस संडे लगाते हैं 2 घंटे की। सर न्यूक्लियर बढ़ा दीजिएगा, न्यूक्लियर नहीं समझ आ रहा। न्यूमेरिकल करा देंगे, अब तुम देख लो बेटा उससे, है ना। सर इसमें लास्ट में वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा करा देंगे। सर एक बार थ्योरी क्लियर करा दीजिएगा न्यूक्लियर की। रिवीजन कराते हुए कराएंगे, डोंट वरी। बट एक बार देख जरूर लो तो जल्दी समझ में आएगी बातें।
नहीं सर, लास्ट में वॉइस थोड़ी क्रैक कर रही है ना, इस वजह से। करा देना। ओके सर। सर अभी रिसेंट क्लास मत लीजिए सर, संडे को अभी। क्यों? सर केमिस्ट्री की क्लास है सर उस दिन। अच्छा, तो क्लास नहीं करेंगे? सर कब कितने टाइम पे रखेंगे? कल की मैं आज नहीं बता सकता। कल तो सैटरडे है, कल क्यों रखेंगे? सर कल सैटरडे। संडे को लेंगे। सर संडे का कितना टाइम रखेंगे ये तो बताइए, दिन में कि सुबह? सुबह सुबह सुबह। सर सुबह कितने बजे? 9 बजे। अरे सर नहीं, सुबह नहीं सर। तो 11 बजे से रख लीजिए, सुबह नहीं। दोनों ग्राफ बेटा क्लियर हो गए, समझ आ गए? ये दोनों ही cos स्क्वायर थीटा के ग्राफ हैं बच्चों। दोनों ही ग्राफ cos स्क्वायर थीटा के हैं। तो और आसान भी है समझना। जीरो फेज डिफरेंस में मैक्सिमा है, पाई पे क्या होगा? मिनिमा। फिर 2 पाई पे क्या होगा? मैक्सिमा। फिर 3 पाई पे क्या होगा? मिनिमा। ऐसे ही डेल्टा एक्स के साथ बनाओगे तो जहां पे पाथ डिफरेंस जिस पॉइंट पर λ/2 होगा वहां पे मिनिमा होगा, जहां लैम्डा होगा मैक्सिमा होगा। क्योंकि एन लैम्डा पे मैक्सिमा होता है बेटा, अभी बताया था ना बेटा। देखो ये λ2 λ3 लैम्डा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा बताएं। Yes, sir. कौन कुछ कह रहा? हाँ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें डायरेक्ट देख के आंसर बताना होगा, तो हम लोग देख के बता दिया करेंगे आराम से। ग्राफ आता है, एज इट इज ग्राफ पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, दो कोहेरेंट सोर्सेस दिए गए हैं। एक सोर्स है हमारा S1 जो ओरिजिन पे है, और एक सोर्स S2 है जो हमारा 0,4 लैम्डा पे है। मतलब ये जो डिस्टेंस d देख रहे हो, ये d की वैल्यू 4 लैम्डा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या जो भी वेव है। S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये गिवन है। अब बच्चों ये जो है ये x एक्सिस है। अब हमने कहा फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x at which maxima will occur and minima, and for minima also. इन्हें आपको बताना है कि ये जो जनरल किसी भी पॉइंट पर ये जो x डिस्टेंस होगी, इस यहाँ पर x कितनी डिस्टेंसेस आएंगी, किस किस x पे मैक्सिमा मिलेगा, किस किस x पे मिनिमा मिलेगा, ये आपको बताना है।
1 सेकेंड। तो बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले मैक्सिमा का पता करते हैं। किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा होने के लिए, एनी पॉइंट पर मैक्सिमा होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए किसके बराबर? जैसे ये वाला बेटा पाथ ऐसे ये वाली लाइट यहां से आ रही है और इस वाले से लाइट ऐसे आ रही है। तो एक इस वाले, अगर मैं ये x डिस्टेंस मान लूं बेटा, यहां से x डिस्टेंस मान लूं, कोई पॉइंट P ले लूं, तो P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा, वो ये वाला जो रास्ता कवर करेगा ये d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। और ये वाला जो सोर्स लाइट है वो है, ये वाली वेव जो होगी वो x कवर करेगी, ये वाली वेव जो होगी वो d अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कवर होगी। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दोनों वेव में किसी पॉइंट P पर जो कि x डिस्टेंस पे है, हमें x एक्सिस पे ही बताना है बेटा कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। तो जो पाथ डिफरेंस है बच्चों वो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब आपको यही चेक करना है बच्चों कि इस पाथ डिफरेंस की, बहुत ध्यान सुनना, वैल्यू कहां कहां पर एन लैम्डा के बराबर, जहां जहां पर इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होगी, यहां पर आप देख सकते हो डी की वैल्यू 4 लैम्डा है ना। तो जहां जहां इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होगी, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, वहां मैक्सिमा होगा। और जहां जहां 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, वहां वहां मिनिमा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा एक्स की जो मैक्स वैल्यू आएगी बेटा, वो डी के बराबर आएगी एट एक्स बराबर 0। चाहो तो आप मैथ लगा के देख लो या कुछ भी देख लो, जब x 0 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू, आप x की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, x जैसे जैसे बढ़ेगा ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। x इक्वल टू 0 से बड़ा कुछ भी नंबर, आप इसको y बराबर मान लो, और जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इसका डेरिवेटिव निकाल लें और वो पाएंगे कि जो डेरिवेटिव आ रहा है वो निगेटिव आएगा x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे। तो वो समझ जाएंगे कि ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, x इक्वल टू 0 के आगे कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है। तो अगर हम 0 से फर्दर आगे देखें तो ये 100% जो है वो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो x इक्वल टू 0 पे ही मैक्सिमम आएगा। और आप खुद सोचिए जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा, जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा मतलब x एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो मिनिमम जो आएगा ये 0 को अप्रोच करेगा। जो मिनिमम होगा वो 0 को अप्रोच करेगा एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्योंकि जब x एक बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसके रिस्पेक्ट में इसे इग्नोर किया जा सकता है। तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ऑलमोस्ट x के ही बराबर होगा और ये भी x के बराबर होगा। तो उस वक्त ये दोनों नंबर जो होंगे वो कैंसिल आउट होके ऑलमोस्ट 0 होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब बहुत दूर चला जाएगा ये पॉइंट तो ये दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। इसमें दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। मान लो थोड़ा सा अगर पास कर दें और पॉइंट यहाँ हो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। अब आप सोचो ये यहीं पे जाके पैरेलल दिख रही हैं, तो जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी और इनका डिफरेंस कम होता चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो हो सकता है वो डी के बराबर और मिनिमम ये 0 हो सकता है। यानी जो पाथ डिफरेंस पी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पी पे बिलोंग करेगा, एक्स एक्सिस पे जो बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 0 से 4 लैम्डा के बीच में। 4 लैम्डा एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा इसलिए क्लोज इंटरवल है, और 0 रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पर होगा और इन्फिनिटी कोई पहुंचने वाला नहीं है, इसलिए 0 एक्चुअल में अचीव नहीं होगा। बट 0 पे इसलिए ओपन इंटर 0 पॉइंट समथिंग होगा बट नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई पहले तो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब डिफरेंट पर आइए चेक करते हैं कि कहाँ। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। बहुत ध्यान, x इक्वल टू 0 यानी इसी सोर्स पे या इसी सोर्स के बिल्कुल नेबरहुड में, ओरिजिन पे ही
तो ओरिजिन पे ही तो हमारा एक सोर्स रखा है, तो ओरिजिन पे ही अगर एक सोर्स रखा है तो उसका पाथ लेंथ तो 0 हो जाएगा x, और दूसरे की पाथ d हो जाएगी, या इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो तो d के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 अगर हम देखेंगे तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो सीधे d और 4 लैम्डा के, 4 लैम्डा को हम बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। 0 वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पे फर्स्ट मैक्सिमा होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा पे सेकेंड मैक्सिमा होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा पे थर्ड मैक्सिमा, 4 लैम्डा फोर्थ मैक्सिमा, एन लैम्डा nth मैक्सिमा। तो ये फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा होगा, फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा होगा। और हमें पता है कि मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है वो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होती है, वो अकेला की पूछी नहीं गई है। तो सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 पे एक मैक्सिमा आ गया। अब हमें ये देखना है कि x फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। जैसे हमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पता करना हो, पॉजिटिव x ऑन पॉजिटिव x साइड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए बताओ जब बेटा पार्ट डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा में बराबर होना चाहिए, और n लैम्डा में n की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। बोलो भाई, नहीं बोलोगे? यस सर। चलो अब आप ऐसा करो, इसका आंसर आप निकालो रफ कॉपी पे। ये लैम्डा है, क्या करोगे, इस x को उधर भेजो और x प्लस लैम्डा हो जाएगा, होल स्क्वायर करो और x की d की वैल्यू रख दो 4 लैम्डा। बताओ जरा किस लोकेशन पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा, जल्दी बताओ। सॉल्व करो। सर 15/2 लैम्डा। यस सर। यस सर। Yes, sir. 15/2 lambda. सर ऐसा तो कितने कितने कितना निकालना पड़ेगा सर मैक्सिमम मिनिमा के लिए? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा, सारे सवाल एक ही में थोड़ा ना पूछ लेगा, कोई एक आधा सवाल पूछेगा, परेशान क्यों होते हैं? हमने पूछा है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करानी है। इसका मतलब x इक्वल टू 15 लैम्डा बाई 2 पे बच्चों मैक्सिमम मिल जाएगा, 50 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगी। मान लेते हैं ये 0.15 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ 15 लैम्डा बाई 2 है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। ये वाली वेव यहाँ आएगी और ये यहाँ पहुंचेगी। इसी तरह इधर भी बेटा ऐसा ही होगा, 15 लैम्डा बाई 2 है ना, -15 लैम्डा बाई 2 0, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा। अब आप पता करो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ होगा। बताओ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ होगा? थ्री लैम्डा।
सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? 2 लैम्डा। पाथ डिफरेंस को 2 लैम्डा के बराबर करो, सॉल्व करो। सर 3/2 पे। कि 8/3 पे? 12/3। सर 8 लैम्डा एक्स होगा ना? क्यों? ये सर 3/2 पे मिलेगा ना? कैलकुलेशन चेक करो कहाँ गड़बड़ है। सर 4 लैम्डा एक्स। 4 लैम्डा आ रहा है यार। यस सर 3 सर लैम्डा 3 आएगा। लैम्डा। 3 लैम्डा आएगा। मेरा भी 3 लैम्डा आ रहा है। नहीं, मैंने कहा Yes, किया, sir. देखो x + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर किया। फोर्थ स्टेप सब में देंगे नीचे तो 3 लैम्डा लैम्डा नहीं एक्स होगा, वो लिख 4 दिया लैम्डा आपने। एक्स होगा। सर लास्ट सेकंड स्टेप में ओ ये ठीक है। 4 लैम्डा एक्स सब होगा ना लैम्डा ये। एक्स। यस सर। यस सर। 3 लैम्डा पे आ रहा है। अच्छा 3 लैम्डा देखो इससे छोटा है, यानी सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ आ रहा है भैया। यहाँ पर भी 3 लैम्डा, ये पॉइंट है 3 लैम्डा कॉमा 0, और यहाँ भी आएगा -3 लैम्डा कॉमा 0 सबमिट बाय। जितना पार्ट डिफरेंस इधर होगा उतना इधर होगा। गुड। तो आप ये देखो कि जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है वो यहाँ है, सेकेंड ऑर्डर यहाँ है, और यहाँ फोर्थ मैक्सिमा है। ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, क्योंकि इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 4 लैम्डा है। तो ये तो फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड वाला यहाँ कहीं मैच करेगा। चलो थर्ड ऑर्डर भी पता कर लो। 7 लैम्डा/6। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, बस यहाँ पे 3 लैम्डा कर दो बेटा। यस सर 7 लैम्डा/6। Yes, sir. सॉल्व करो भाई। 7 लैम्डा/6 ये कह रहे हो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं लिख लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे ये, सर हो गया। है ना? अच्छा ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा? फोर्थ पे आएगा। फोर्थ ऑर्डर। यस सर, फोर्थ ऑर्डर देखो पे ये आएगा। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सेंट्रल मैक्सिमा जानते हो कहाँ होता है? सर ओरिजिन पे। गधे हो तुम लोग। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब वो पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो या फेस डिफरेंस 0,
और ये जीरो कहाँ हो रहा है? जीरो हो रहा है इनफाइनाइट पे। देखो जी, तो ये प्रैक्टिकली अचीव नहीं होगा, ये एट इंफिनिटी होगा। मतलब जितना ये दूर एकदम है, जब ऐसे चले जाओगे और ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी से। तो रियलिटी में अगर कोई पूछे कितने मैक्सिमा मिलेंगे टोटल, तो एक, दो, तीन, ये चौथा, फिर ये तीसरा, ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर तो इनफाइनाइट पे होंगे। इनफाइनाइट वाला कभी ना जोड़ना, बच्चे गिन लेते हैं कई बार। तीन इधर मिलेंगे, तीन इधर मिलेंगे, टोटल 7 मैक्सिमम। टोटल अगर पूछा जाए कितने मैक्सिमा मिलेंगे, तो टोटल 7 मैक्सिमा मिलेंगे। आप ऐसा करो, बस अब मुझे फर्स्ट मिनिमा और निकाल के दिखा दो, बाकी मत निकालो। फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन निकालो। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करोगे बच्चों? पार्ट डिफरेंस कितना लोगे? λ/2 की कितना लोगे? कि 3 λ/2 की 5 λ/2? सर λ/2। हाँ, तो चलो λ/2 लिखो और सॉल्व करके दिखाओ। तो ये सेंट्रल वाला कुछ समझ नहीं आया सर, ये तो मिड पे होना चाहिए था ना, इतना इनफाइनाइट पे कैसे? तुम चंपू हो, बिल्कुल नालायक। मारेंगे घूसा घूसा तुमको भी माँ के घर पे। किसके मिड पे होता था? फोटो भी नहीं देखते हो? जब ऐसे होता था तब मिड पे होता था, जहाँ पाथ सेम होते। ऐसे होता था तब मिड पे होता था, ऐसे। ओके सर, तो ओके ओके। हम इस लाइन पे जज कर रहे हैं ना। अगर इन दोनों सोर्स के बीचों बीच लाइन होती, बाइसेक्टर लाइन, तो फिर इस लाइन पे एग्जिस्ट करता। लेकिन ओके हमारी लाइन सर, जो है, हमारी लाइन तो ये वाली लाइन है ना, ये इस लाइन पे होती तो यहाँ लाई कर जाता कहीं भी। ओके समझे? सर, ओके। तो ऐसे न रटो, ये याद रखो, जिस पॉइंट पे फेस डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। आदित्य, यस सर, समझ गया सर। हाँ, ऐसे ना रटो कि यहाँ होगा, ओरिजिन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे नहीं। लॉजिक से याद रखो, लॉजिक क्या है ना। चलो बताओ, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहाँ है? 63/4 लैम्डा। यस सर, 63/4 लैम्डा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर होल स्क्वायर खोल देंगे, एक स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 16 में से 1/4 चला जाएगा, तो 64 है, तो 63 λ²/4। तो ये 63 λ/4 आ रहा होगा बेटा? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। देखो, अगर कोई मिनिमा गिनती करने के लिए कहे, मेरे बात ध्यान सुनना, यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा है, यानी यहाँ का पाथ देखो, इधर दूर जाने पे पाथ डिफरेंस घट रहा था, यहाँ पाथ डिफरेंस की वैल्यू 4 लैम्डा है, यहाँ थर्ड मिनिमा मैक्सिमा है, तो थर्ड 3 लैम्डा 2 लैम्डा। अब समझना, इन दोनों के बीच में एक आएगा 7 λ/2 वाला पाथ डिफरेंस, आएगा कि नहीं?
कमाल करते हो यार, यहाँ पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है, यहाँ पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा 3 लैम्डा है, चूंकि थर्ड मैक्सिमा है। इसको ना देखो रे मामू, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है S1 का, यहाँ थर्ड मैक्सिमा है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? अरे डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा होगी ना, सेकंड मैक्सिमा पे 2 लैम्डा होगी, यहाँ 1 लैम्डा होगी, जीरो इनफाइनाइट पे होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ का पाथ डिफरेंस अगर 4 लैम्डा है, यहाँ का 3 लैम्डा है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पाथ डिफरेंस 3.5 लैम्डा होगा, 7 लैम्डा बाई 2। ये मैं Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ भाई। फर्स्ट समझो भाई, समझो। ये कह रहा हूँ कि चलो ये लोकेशन है, ये 7 लैम्डा बाई 6, बट थर्ड मैक्सिमा का मतलब है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? आंसर दो मुझे, बंद कर दूंगा क्लास अभी यहीं पे। इस पॉइंट पे मैक्स पाथ डिफरेंस कितना होगा जहां मेरा पॉइंटर है? पाथ डिफरेंस थर्ड मैक्सिमा है यार, ये तो कितना पाथ डिफरेंस होगा? 3 लैम्डा, यहाँ पे कितना होगा? 2 लैम्डा, इधर जाने पे पाथ डिफरेंस घट रहा है कि नहीं घट रहा है दूर जाने? और यहाँ पाथ डिफरेंस कितना था S1 पे? 4 लैम्डा है। सीरियस होके पढ़ाई करो, वरना sir. फॉर्मूले बता के एक दिन में खत्म कर दूंगा चैप्टर पूरा। रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो सीरियसली सुनो बच्चों, तुम लोग इतने डिटेल में बढ़िया से पढ़ा रहे हैं पूरा सारा कुछ, फिर भी तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। गुस्सा नहीं आएगा क्या? 2 दिन में खत्म कर देते पूरी वेव ऑप्टिक्स चाहते तो सीधे YDSC बता देते, फॉर्मूला पोलराइजेशन का, डिफ्रेक्शन का, खत्म। 6 दिन पढ़ाने की क्या जरूरत है? एक एक चीज बता रहे हैं, सब पे क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। अभी हमने अभी बताया, पे पूरी चीजें रिपीट करेंगे हम। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? n लैम्डा होती है कि नहीं? बताओ जल्दी से। यस सर। अब n की वैल्यू अगर 1 होती है तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहलाता है, यानी जिस पॉइंट पर भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा इसे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा होगा इसे सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। पाथ डिफरेंस अगर 3 लैम्डा होगा तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो nth ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं। पाथ डिफरेंस अगर 0 है, n बराबर 0, तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। समझ आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. पाथ डिफरेंस की वैल्यू बेटा, यानी कि जो वैल्यू होती है उतनी ऑर्डर होती है। अब मैं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? 3 लैम्डा, यहाँ क्या रही होगी? 2 लैम्डा, 2 lambda. यहाँ क्या रही होगी? लैम्डा। 2 lambda. यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 लैम्डा ये लिखी हुई है। तो अगर यहाँ डेल्टा, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स 4 लैम्डा है, इस पॉइंट पर 3 लैम्डा है, तो मैं तुमसे कहूं कि बताओ 3.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस, 3.5 लैम्डा कहाँ रहा होगा? तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. यस सर। पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा कहाँ होगा? तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यस सर। इसी तरह से पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा, लैम्डा और 0 तो इन्फिनिटी पे है, तो इन दो इस लाइन पे यहाँ कहीं लाई करेगा, इसके इधर। Yes, sir. तो मैं वही समझा रहा था बच्चों कि मिनिमा होने की शर्त क्या होती है, मिनिमा की भी देख लो। मिनिमा की शर्त होती है डेल्टा एक्स बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ पाथ डिफरेंस दे, ये देखो, ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है। ये सारे पाथ डिफरेंस किसके लिए होते हैं? मिनिमा के लिए कि मैक्सिमा के लिए? मिनिमा। Minimum. मिनिमा के, है ना? अब जैसे मैंने कहा, जहां जहां ये पाथ डिफरेंस होंगे वहां वहां मिनिमा होगा। उनमें से एक लोकेशन तुमने पता कर ली, जैसे फर्स्ट मिनिमा पता करना था, तुमने ये लोकेशन पता कर ली। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरह से आप सारे मिनिमा पता कर सकते हो, लेकिन मैं काउंटिंग करना चाह रहा था एक्चुअली। तो अगर मुझे ये पता है कि 0.5 लैम्डा पे मिनिमा मिलता है, 0.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस पे, नॉट लोग कोऑर्डिनेट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट से बाढ़ में जाए, मुझे उससे मतलब ना है, मेरे को पाथ डिफरेंस से मतलब है। तो जहां पर 1.5 लैम्डा है, ये 0.5 लैम्डा है, ये 1.5 है, 2.5 लैम्डा, ये सारे पाथ डिफरेंस किसके लिए हैं? मिनिमा के लिए बेटा।
मिनिमा। अब मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ का पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा है, यहाँ का 3 लैम्डा है, इधर जाने पे पार्ट डिफरेंस घट रहा है, तो 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3.5 बीच में ही कहीं आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यानी इस फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में ही तो ये 3.5 वाला एक मिनिमा आएगा कि नहीं आएगा? ये ब्लू कलर का मिनिमा बना दूं मैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। इसी तरह से यहाँ 3 लैम्डा है, यहाँ इस पॉइंट, यहाँ 3 लैम्डा है, यहाँ 2 लैम्डा है, तो 2.5 लैम्डा इनके बीच में ही पार्ट डिफरेंस फंसेगा कि नहीं? यस यस सर। सर। क्योंकि पार्ट डिफरेंस इधर आने से घट रहा है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर बीच में कहीं एक मिनिमा लाई करेगा, हमें नहीं पता कहाँ लाई करेगा, पर गिनती करनी है यार, तो यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ऐसे यहाँ पर एक आएगा बेटा, और एक इधर आएगा लैम्डा बाई 2 वाला। बताओ जल्दी से, ये लैम्डा बाई 2 वाला होगा, ये 2 लैम्डा और लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, तो एक ये मिनिमा है, एक ये मिनिमा है, एक ये मिनिमा है, एक ये मिनिमा, 4 मिनिमा होंगे कि नहीं होंगे बताओ? यस यस सर। सर। इसी तरह से 4 मिनिमा बेटा लेफ्ट में होंगे, तो टोटल कितने मिनिमा हो जाएंगे? 8 होंगे। टोटल मिनिमा 8 हो जाएंगे। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिनती नहीं कर पाओगे, को पढ़ाया क्या फायदा अगर अच्छे से ना पढ़ो। जो पढ़ा जिससे अच्छा तो बैठ के आराम से मूवी देख लो। वैसे भी तुम लोग दिन भर मूवी और वेब सीरीज और जाने क्या क्या देखते रहते हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। मुझे क्या पता, मैं थोड़े ना मूवी देखता हूँ, बहुत कम मूवी देख रहा हूँ आजकल मैं। चलो मजाक नहीं, आज पटक देंगे आके तुम्हारे घर भी आके हम। चलो तो अब हम लोग बच्चों हेडिंग डाल दो इस चैप्टर का जो मेन कोर पार्ट है। सर हर एक पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी एक बात? बात करें मूवी वाली सर? बात? अरे आदत। अरे नहीं सर, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग को जीरोथ वाला नहीं मिल पा रहा है, तो मिनिमम मिल जाएगा क्या 0.5 वाला? 0.5 वाला मिनिमम मिल जाएगा, चूंकि वो तो फाइनाइट एक्स की फाइनाइट वैल्यू पे आएगा ना। ये देखो मिला तो है, तो ये निकाला क्या है ये देखो। अच्छा हाँ सर, ये तो मिल गया है ना, जीरोथ सुनो वाला नहीं मिलेगा। सुनो तो देयर इज नथिंग लाइक सेंट्रल मिनिमा। मैक्स सेंट्रल केवल मैक्सिमा होता है। मिनिमा n बराबर 0 से n बराबर, चाहो तो 2n-1 भी लिख सकते हो। n बराबर 0 का मतलब है ये फर्स्ट है, n बराबर 0 पे फर्स्ट है, n बराबर 2 पे ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहलाता है, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, फोर्थ ऑर्डर मिनिमा। in fact you can also write it 2n-1 lambda by 2। आप भाई ऑड नंबर है बेटा, क्या बताओ 2n+1 एक ऑड नंबर है कि नहीं? एन इंटीजर है। यस सर। यस सर। 2n-1 भी तो ऑड नंबर है। यस सर। तो आप 99% किताबों में ये लिखा में देखोगे। अगर यहां से चालू कर रहे हो तो n की वैल्यू, चूंकि n बराबर 0, यहाँ n बराबर 1 से शुरू करोगे, तो हम तो करें अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो तुम आराम से 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख दो और n की वैल्यू 1 से शुरू कर सकते हो। कुल मिला के सबसे पहला जो मिनिमा मिलेगा वो लैम्डा बाई 2, फिर ये 9 लैम्डा बाई 2 पांचवा मिनिमा होगा। समझ गए ना? यस सर। तो अगर n इक्वल टू 1 को ही फर्स्ट मिनिमा सोच रहे हो तो तो 2n+1 की जगह 2n-1 याद कर लो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ऑड, इसका मतलब ये है बेटा कि मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। समझ गए ना बेटा? यस सर। हाँ, ये मत रटना कि 2n+1 होगा कि 2n, एनीथिंग ऑड मल्टी, मतलब लैम्डा बाई 2, देन उसका 3 टाइम्स, देन उसका 5 टाइम्स, देन उसका 7 बाई। ये फर्स्ट मिनिमा होगा, ये सेकंड मिनिमा होगा, ये थर्ड मिनिमा होगा, ये फोर्थ मिनिमा होगा, ये फिफ्थ मिनिमा होगा, और ये फिफ्थ सिक्स्थ मिनिमा होगा। कभी गिनती करनी हो ऐसे कर लिया करना, आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे। ठीक है? और अगर कंफ्यूजन हो तुमको तो तुम 2n+1 की जगह 2n-1 लैम्डा बाई 2 याद कर सकते हो। n की वैल्यू फिर 1 2 3 से शुरू करोगे। जो बच्चे ये याद रखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2, वो n बराबर 0 1 2 से शुरू करेंगे। लेकिन इससे जीरो, तो इसे सेंट्रल नहीं कहेंगे, यहाँ फर्स्ट, इसे फर्स्ट बुलाएंगे, इसे सेकंड बुलाएंगे। जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट बोलेंगे, फिर सेकंड बोलेंगे। तो बेटर है कि तुम कंफ्यूज ना हो। n इक्वल टू 1 को 1 बुलाना है तो 2n+1 की जगह बेटर, इट्स बेटर टू राइट 2n-1 बेटा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कोई। हाँ, ठीक है सर, आ गया। क्या कह रहे हो आयुष? किन के बीच में? हाँ लैम्डा दिख ना रहा है यार, ये पूछने की क्या बात है? देखो इनके बीच में डिफरेंस लैम्डा का है। हाँ?
बिल्कुल जरूरी नहीं है ये कुछ इसके लिए कोई रूल नियम कानून नहीं, आगे बताएंगे वो जो रूल नियम कानून होगा। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, बिना टाइम बर्बाद किए मेन चैप्टर की कोर हेडिंग डलवाता हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे शॉर्ट में कहते हैं YDSE, यही इस पूरे चैप्टर का आधार है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ध्यान सुनो। ये एक्सपेरिमेंट मेनली हाइगन्स वेव थ्योरी को प्रूव करने के लिए किया गया था। मतलब इस बात को साबित करने के लिए किया गया था कि लाइट एक वेव है ना। तो आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू प्रूव दैट लाइट इज अ वेव। जैसे मैं अब कैसे प्रूफ किया जाए बेटा, तो मैं आपको बता दूं उस समय क्या होता था कि वेव की एक यूनिक प्रॉपर्टी मानी जाती थी कि वेव में इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस वाले जो रूल्स होते हैं जो आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सब पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये था कि जो वेव होती हैं वो इंटरफियर करती हैं, वो सुपर इम्पोज होती हैं बेटा। तो यदि लाइट भी इंटरफेरेंस के रूल्स को फॉलो करती है तो ये साबित हो जाएगा कि लाइट एक वेव है बच्चों। तो ऐसा करने के लिए थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने कुछ लोगों की मदद से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये दिखा दिया कि जैसे कि बाकी वेव सुपर इम्पोज होती हैं, इंटरफेरेंस के रूल्स फॉलो करती हैं, ठीक उसी तरह से लाइट भी इंटरफियर करती है। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत थी 2 कोहेरेंट सोर्सेस की, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस की जरूरत थी। और मैं आपको बता दूं कि एक नोट वाली बात जो बहुत जरूरी थी कि ये काम की बात है, इसका YDSE से कोई लेना देना नहीं, मैं लिखता जा रहा हूं जहां याद आ रहे हैं। 2 different light sources can never be coherent. 2 different light sources can never be coherent. 2 different light source बच्चों कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसलिए we always produce 2 source from 1 source of light. उसका रीजन है बेटा, आपको पता होगा कि कोई भी मैटर या कोई भी चीज लाइट जब एमिट करती है तो उसमें एटॉमिक ट्रांजिशंस होते हैं, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है और वहां से लाइट निकलती है बेटा। और जो भी एटॉमिक ट्रांजिशंस होते हैं उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि 2 डिफरेंट एटम में निकलने वाली लाइट जो होती है वो जरूरी नहीं कि बेटा सेम फेस में हो। यानी कि जो 2 डिफरेंट सोर्स से जो लाइट निकलती है भले ही फ्रीक्वेंसी सेम हो बट उनका फेस डिफरेंस समय के साथ चेंज होता रहता है बेटा। तो फेस डिफरेंस अगर समय के साथ चेंज होता रहता है तो कोहेरेंट होने के लिए 2 शर्तें होती हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी सेम हो और दूसरा कि फेस डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो। बट 2 डिफरेंट लाइट सोर्सेस में बेटा फेस डिफरेंस कैन नेवर बी द कांस्टेंट, सो दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो हमेशा एक ही सोर्स से हम 2 सोर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मैं एक कमरे में एक बल्ब लगा दूं और ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ से लाइट जा रही है। अब इस कमरे में अगर मैं 2 होल कर दूंगा तो ये जब लाइट यहाँ से जाएगी तो इस होल से कुछ लाइट निकलेगी और कुछ इस होल से लाइट निकलेगी।
ये जो बड़े बड़े वेव फ्रंट जाएंगे, फिर यहाँ से हर वेव फ्रंट का दोनों पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और इनके अपने वेव फ्रंट निकलेंगे ऐसे। तो ये जो दो होल आपने करे हैं, ये जो S1 S2 दो सोर्स होंगे, इस कमरे में जो लाइट आ रही होगी ये S होगा, इस सोर्स से ये दो सोर्स बने हैं, मतलब ये इसी वेव फ्रंट के दो पॉइंट होंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम फेस में होंगे। तो ये वाले जो दो सोर्सेज होंगे वो 100% कोरेंट होंगे। हालांकि ये दो डिफरेंट सोर्स नहीं, बट इस कमरे के लिए आगे जो लाइट जाएगी उसके लिए ये दोनों सोर्स की तरह बच्चों बिहेव करेंगे और पक्का कोरेंट होंगे, क्योंकि ये एक ही सोर्स से दो सोर्स बने हैं। तो इसे बच्चों डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं, मतलब एक सोर्स से दो कोरेंट सोर्स बनाने की इस प्रक्रिया को दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एक कहलाता है मेकिंग टू कोरेंट सोर्स फ्रॉम वन सोर्स ऑफ लाइट, एक प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना। अगर मैं कहूं कि मेकिंग टू कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ लाइट, इसके दो तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ मैक्सिमम केसेस हमारे कोर्स में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम पार्शियल रिफ्लेक्शन का प्रयोग करते हैं। थिन फिल्म पढ़ाऊंगा आपको, थिन फिल्म में हम इसका प्रयोग करेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। मैक्सिमम केसेस में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। जैसे देखो कैसे ये वेव फ्रंट आ रहे थे, तो यहाँ से इसके वेव फ्रंट अलग टूट गए, इसके अलग टूट गए, तो ये वेव फ्रंट डिवाइड हो गया ना हमारा दो हिस्सों में। तो ऐसे समझ सकते हो तुम, इसका वेव फ्रंट अलग हो गया, एक वेव फ्रंट को डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में हम लोगों ने। तो ये जो प्रक्रिया है ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहलाती है। और जब हम पार्शियली रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब एक वेव अगर जाए, ऐसा समझ लो एक मीडियम बाउंड्री और यहाँ एयर है, या मान लो लिक्विड है। अब यहाँ से लाइट जा रही है, तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है अलग होता है, और इसका एम्पलीट्यूड अलग होता है रिफ्लेक्टेड वाले का, इसका ट्रांसमिटेड वाले का अलग होता है। तो इस तरह से ये वाली जो दो वेव होती हैं ये भी कोहेरेंट होती हैं, क्योंकि ये एक ही सोर्स से बनी होती हैं, लेकिन इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम दो वेव बनाए जहां पर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, तो इसे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। बट अगर हम इस तरह से दो, एक स्लिट से दो स्लिट बना लें, एक होल करें, फिर इधर सामने दीवार पे दो या तीन होल कर लें, इस तरह की प्रक्रिया को हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं। तो मुद्दे की बात यह थी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने ये साबित करने के लिए बच्चों परफॉर्म किया कि लाइट एक वेव है। वेव होने के लिए बच्चों क्या साबित कराना था, ये दिखाना था कि वेव लाइट उसी तरह से इंटरफेरेंस शो करती है जिस तरह से बाकी की वेव इंटरफेरेंस शो करती हैं बेटा। इसके लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे। हम चाहते थे कि हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिले, लेकिन दो डिफरेंट लाइट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने एक सोर्स से ही दो सोर्स बनाए बेटा, एक सोर्स से ही दो सोर्स बनाए। एक सेकंड बेटा। जी सर, बढ़िया बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहाँ उसे जितना पढ़ा दिया उसी का आगे पढ़ाएंगे? कोऑर्डिनेशन के 4 लेक्चर दिए हैं आपने अभी। ठीक है, तो हम बच्चों को बोल देंगे कि वो लेक्चर कंप्लीट कर लें, और तो फिर आप सुबह लेंगे कि शाम को लेंगे? संडे को सुबह 10 बजे हम बोल देंगे बच्चों से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, अभी क्लास में है, फिर क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक। ठीक है बच्चों, तो आओ मैं बेसिक सेटअप बनाता हूँ YDSC का, पहले काम की बात करता हूँ। जी बच्चों, कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ना, कतई नहीं होंगे, भले तुम दोनों सोडियम बल्ब भी क्यों ना लो। एक्चुअली क्या है ना, एक ही मटेरियल के
तुम ऐसे कह सकते हो कि दो मतलब भले ही सेम मटेरियल से लाइट आ रही हो पर वो कोहेरेंट नहीं होगी, फेस अलग अलग हो सकता है दोनों में, टाइम डिले। एक्चुअली ऐसा तुम समझो जैसे हाइड्रोजन गैस ले लो, तो जब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है तो 10⁻⁸ सेकंड से पहले वो डी एक्साइटेशन हो जाता है, याद है कि भूल गए? लेकिन ये थोड़े ना पक्का है कि 10⁻10 सेकंड बाद होगा कि -11 बाद होगा, -12 बाद होगा, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अब अगर मान लो एक ही सोर्स से लाइट निकल रही है तो जो है वो सबके लिए है, जैसा फोटोन इसके लिए निकलेगा वैसा उसके लिए, इसलिए जो है कोहेरेंसी बनी रहती है। पर अगर अलग अलग जगह से, दो जगह से लाइट आ रही है तो कोहेरेंसी नहीं बनी रहती है। थ्योरी तो यही कहती है बेटा। बाकी मैंने हाँ ऐसे कह सकते हो तुम, थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बाकी थ्योरेटिकली तुम कह दो तो हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो तो बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं YDSC की, तो YDSE सेटअप आइए बनाते। तो बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि हमने कहा कि कोहेरेंट सोर्स जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले उन्होंने एक स्लिट बनाई। बेटा स्लिट समझते हो? स्लिट, स्लिट का मतलब होता है कि लंबा लंबा पतला सा होल, जैसे किसी कागज लो, कागज में ब्लेड से लंबा लंबा पतला होल कर दो बारीक। अभी हम फोटो में थोड़ा दिखाएंगे पर इतना नहीं होता, बहुत बारीक होता है, ऐसे ये होल कर दिया ऐसे, समझ आया बेटा? बहुत पतला, जैसे गोल होल ना करो, लंबा लंबा काट दो, जैसे कागज में ब्लेड चला दो तो जो बारीक Yes, sir. लंबा लंबा लाइन बन जाएगा, लाइन वाला होल बन जाएगा, उसे स्लिट कहते हैं। समझ गए सर। समझ गए? चलो ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक सोर्स रख दिया, मान लो यहाँ सोर्स रख दिया हमने, है ना, लाइट सोर्स। यहाँ लाइट सोर्स रख देते हैं। मोनोक्रोमैटिक है ना, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जो एक वेवलेंथ निकल रही हो, मोनोक्रोमैटिक। ये यहाँ से फिर क्या होती है, पूरी इस स्लिट से लाइट निकलती है, मतलब यहाँ से स्लिट का हर पॉइंट एक वेव फ्रंट जैसा, ये सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, यहाँ से वेव फ्रंट निकलते हैं, फिर यहाँ से सबके अपने अपने वेव फ्रंट निकलते हैं, इस तरह से, इस तरह से इसके वेव फ्रंट ऐसे ऐसे इस तरह से वेव फ्रंट निकलते हैं बेटा। फिर हम क्या करते हैं, इस पैरेलल, ये हमने एक कुछ भी कह दो, कोई रुकावट कोई चीज रख दी हमने, एक कुछ किसी मटेरियल की रख दी, उसमें पतली सी स्लिट बना दी, है ना। तो एक फ्री स्क्रीन लगा दी हमने, उसमें दो स्लिट्स बना देते हैं ऐसे। इसी के पैरेलल हमने एक और स्लिट रख दी यहाँ पे। इसमें हम क्या करते हैं, दो होल कर देते हैं, दो स्लिट्स बना देते हैं कुछ गैप पे ऐसे। तो होता क्या है कि ये यहां से लाइट आती, यहाँ भाई इन स्लिट से चारों तरफ लाइट निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी लाइट चारों तरफ। तो ये लाइट हमारी कुछ इस स्लिट से पास होगी, कुछ ये, बाकी सब तो रुका अब है ना, अपॉक है, आर पार नहीं जा पा रही, बस लाइट इसी सोर्स स्लिट से निकल रही है। तो कुछ लाइट इस स्लिट से निकलेगी, कुछ इस स्लिट से निकलेगी। और यहां पर क्या करते हैं, हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। ये हमने एक स्क्रीन ऐसे लगा रखी, थोड़ा थ्री डायमेंशनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमने एक स्क्रीन लगा दी, ठीक। अब ये सेंट्रल लाइन है, तो अब क्या है कि इन दोनों से वेव फ्रंट ऐसे निकलते हैं, इसके भी अपने वेव फ्रंट ऐसे निकलते हैं, है ना। और ये जो दो स्लिट हो गए, दो सोर्सेज हो गए बेटा। अब एक सोर्स जो इस स्लिट से लाइट आ रही है वो S1 हो गई, और जो इस स्लिट से लाइट आ रही है वो S2 हो गई। तो है क्या कि इन दोनों स्लिट से जो लाइट आएगी वो हमारी यहाँ पे इस स्क्रीन पे आके इंटरफेरेंस होगा उसका, ऐसे यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी उसका स्क्रीन पे आके इंटरफेरेंस होगा। तो ये पॉइंट जैसे हमारा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बाइसेक्टर, ये वाली जो लाइन हम बना रहे हैं, ये वाली लाइन जो, ये वाली लाइन ये हमारी बिल्कुल बाइसेक्टर लाइन है।
और दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है ये स्मॉल डी होता है, इसे हम स्मॉल डी से बोलते हैं। स्मॉल डी है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। और इन दोनों स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है, ये गैप, ये कैपिटल डी कहलाता है बेटा, है ना। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। अब होता क्या है बेटा कि इसमें क्या है कि इस स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं, है ना। हम दो तीन चीजें हम आगे बताएंगे आपको, रखते हैं कि जैसे डी की वैल्यू काफी बड़ी रखते हैं लैम्डा से, और कैपिटल डी की वैल्यू इससे काफी बड़ी रखते हैं। इस कंडीशन में जब हम YDSC परफॉर्म करते हैं तो हमें इसमें बाकायदा इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंजेस मिलती हैं। अभी हर मीनिंग समझा देंगे, फ्रिंजेस किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। तो ऐसा समझ लो कि एक हमें यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है ना, ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है, फिर हमें थोड़ी सी एक डार्क फ्रिंज मिल जाती है, यहाँ पर डार्क फ्रिंज, फिर यहाँ भी डार्क, 1 सेकेंड, ऐसे हमें ये डार्क फ्रिंज मिल जाती है, फिर यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर हमें एक डार्क फ्रिंज मिल जाती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी हमारा जो है ये मैं बस ऐसे रफली बना रहा हूँ, बाकी आप नेट से देख सकते हो एग्जैक्ट पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पर डार्क थोड़ा दूर बना देता हूँ, बीच में ब्राइट बना दूंगा, ऐसे समझ लो, बीच में ये इस कलर से, ये ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट। तो इस तरह से बच्चों जैसे ये ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का हमको एक फ्रिंज पैटर्न मिल जाता है। और ये फ्रिंज पैटर्न ही साबित प्रूफ कर देता है कि भैया ये इंटरफेरेंस के कारण मिल रहा है। इंटरफेरेंस ना होता तो ये फ्रिंज पैटर्न हमको नहीं मिलता। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रूव होता है। जैसे एक अगर हम रफ अंदाजा दें इसका, 2 डायमेंशनल बच्चों डायग्राम बनाएं, तो आप ऐसे समझो कि ये बच्चों हमारे पास, अब हम सामने से देख रहे हैं 2D में, ये स्क्रीन है बच्चों, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये स्क्रीन है बच्चों। ये 2 स्लिट हैं जहां से निकल रही है लाइट, है ना, यहां से लाइट निकल रही, तो जो यहाँ पर मान लो यहाँ से हमने ऐसे लाइट डाल दी है ना, और जो यहाँ पर ऐसे निकल रही है, ऐसे पहुंच रही है लाइट, तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। क्योंकि यहाँ पर बेटा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखो ये वाला रास्ता छोटा हो गया, ये वाला रास्ता बड़ा हो गया। तो अगर मैं S2P में इस वाले रास्ते में इसको घटाऊंगा तो 0 नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ के आएगा। मान लो यहाँ पर आ गया बेटा λ/2, तो बताओ जरा ये कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट मिनिमा हो गया क्या? Yes, sir. बेटा थोड़ा और ऊपर चलो, बताओ, जब थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो बताओ जहां पार्ट बोल देना, जहां लैम्डा होगा ये क्या है बेटा, बताओ जरा। फर्स्ट मैक्सिमा। मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा है, शाबाश बेटा। अब बताओ जरा बेटा यहाँ पर लैम्डा के बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, क्या 1.5 लैम्डा आएगी? Second minima. इस तरह से बेटा फिर सेकेंड मैक्सिमा आएगा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो अरे 1.5 लैम्डा का मतलब क्या है, 3 λ/2 ही तो है यार, 1.5 लिखा। तो मेरा बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर जहां फर्स्ट मैक्सिमा है, यहाँ जहां सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ ब्राइट फ्रिंज दिखाई पड़ेगी। मतलब स्क्रीन को जब ऐसे देखोगे तो यहाँ ब्राइट पट्टी, ये चमकदार पट्टी दिखाई पड़ेगी। फिर यहाँ जहां मिनिमा होगा यहाँ डार्क पट्टी नजर आएगी, फिर चमकदार, फिर डार्क। हालांकि बीच में यहाँ से यहाँ जाने में बीच में इंटेंसिटी वेरी करेगी, पर मैं केवल उन लाइनों को फोकस कर रहा हूँ जिन लाइनों पे ब्राइट और डार्क दिखेगा। वही बेटा हमने ये लाइनें बनाने का, जो ये ब्राउन वाली है ये मैंने ब्राइट को ब्राउन से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ लाइट ग्रीन जो है उसको डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कुछ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा? यस सर। कंट्रास्टिंग इमेज होगी ना, Yes, sir. कंट्रास्ट अच्छा होगा ना फिर। हाँ वो तो हम कोशिश करेंगे
कि ये तभी मिलेगी जब कंट्रास्ट अच्छा होगा, और हम जब रखेंगे तो इंटेंसिटी अगर आई रखेंगे तो कंट्रास्ट अच्छा होगा ही यार, क्यों नहीं होगा? हाँ सर, तभी तो विजिबल होगा। हाँ, तभी तो विजिबल होगा जब कंट्रास्ट अच्छा होगा, बिल्कुल सही बात है ना। उसके लिए हमने इंटेंसिटी को ऑलमोस्ट इक्वल रखना पड़ेगा, तो हम ऑलमोस्ट इक्वल रखते हैं YDSC में, इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। ओके बच्चों, तो मेरी बात समझो बच्चों कि चूंकि हम वेव थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर ये वेव जैसा बिहेव कर रही है तो इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए। अगर वेव जैसा बिहेव कर रही है तो जहां पर λ/2 पार्ट डिफरेंस है, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे बाकायदा, तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बता देंगे कि भैया ये वाले पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा आना चाहिए। अगर लेबोरेटरी में वहीं पर फर्स्ट मिनिमा आ रहा है जहां थ्योरी बता रही है वेव थ्योरी, तो इसका मतलब यही तो हुआ बच्चों कि ये वेव के नियमों का पालन हो रहा है, यहाँ पर वेव के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इंटरफेरेंस के रूल्स। बताओ बेटा। Yes, sir. तो इस एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई कर पाएंगे कि भैया इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए जो मैक्सिमा वाली लोकेशन है मैथमेटिकली वेव की थ्योरी लगाएंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2 लगा करके लोकेशन पता करेंगे, फिर देख लेंगे, नाप लेंगे कि उसी लोकेशन पे मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही कि नहीं, डार्क पॉइंट मिल रहा है, लोवेस्ट इंटेंसिटी आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से बच्चों हम प्रूफ कर पाएंगे कि हमें जो है वहां पर क्या मिल रहा है, मतलब जो लाइट है वो इंटरफेरेंस शो कर रही है और इंटरफेरेंस पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या सेटअप समझ में आया? फिर हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़े बच्चों। यस सर। ये सर है। Yes, sir. ओके, तो चलिए इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो। देखो लास्ट ईयर के लेक्चर से अगर तुम कंपेयर करोगे तो इतने दिनों में हमने आधी वेव ऑप्टिक्स खत्म कर दी थी, आधे से ज्यादा। एंड तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि कितने तसल्ली से तुम लोग इतने नालायक बच्चे हो गए हो, इतने धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ाना पड़ रहा है, तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट को 3 हिस्सों में तोड़ दे रहा हूँ, सेटअप अलग बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अलग बता रहा हूँ। पहले सब एक ही में कर देता था, तो क्योंकि पहले के बच्चे थोड़े मेहनती और पढ़ाकू होते थे, तुम लोग नालायक हो थोड़े, तो सर ध्यान वेव्स दो नहीं बेटा, पड़ी है है ना ना। अच्छे से, तो इसलिए इसलिए दिक्कत मन है। लगा के पढ़ो, फिर इसलिए गुस्सा आ जाती है, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, खिसियाट आ जाती है, फिर समझते नहीं हो यार। चलो बेटा, तो ये हमारी सेटअप हो गया बेटा, और ये हमें पता चल गया कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है। अगर हम चाहें तो इसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं, ऐसे 1.5 लैम्डा पे ये आएगा, फिर इसी तरह से डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा पे सेकेंड मैक्सिमा आएगा, फिर 2.5 लैम्डा पे थर्ड मिनिमा आएगा। और ऐसे क्या बेटा, जिस तरह के पॉइंट ऊपर है उसी तरह के पॉइंट नीचे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? Yes, sir. आएंगे सर। आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों हम लोग इस पे कुछ कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब मैं एक हेडिंग डाल दो, पाथ डिफरेंस, YDSC में ही पाथ डिफरेंस, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ। हेडिंग डाल दो बच्चों। अब बहुत तेजी से कैलकुलेशन होगा बेटा, मैं अगले 2 क्लासेस में ये वाला इंटरफेरेंस वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, एंड उसके बाद एक क्लास में हम पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन, पूरा 3 क्लास में वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक पूरा खत्म। तो इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ो। चलो, तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि अब और डिस्कशन करते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास एक स्लिट रहती है, इसके बाद यहाँ से इस स्लिट से लाइट निकलती है, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 स्लिट रहती हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन रहती है। तो यहाँ से लाइट निकलती है ना, फिर यहाँ से लाइट ऐसे निकलती है, इससे इसमें ऐसे आती है। सिर्फ 2 ही रे दिखा रहा हूँ, अब फिर फ्रंट नहीं दिखा रहा हूँ। ये सिंगल स्लिट होती है ना,
फिर से दो स्लिट हो जाती हैं, दो सोर्स हो जाते हैं S1 S2। तो ये वाला पॉइंट जल्दी बताओ, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर सेम फेस में लाइट है, ये वाली रास्ता कवर किया, ये रास्ता कवर किया, तो बराबर रास्ता है तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, यानी S1 S2 में कोई फेस डिफरेंस नहीं। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ से एक लाइट वेव ऐसे यहाँ आ रही है, बताओ जरा इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना? जीरो। जीरो। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट? Center. सेंटर नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलो। Okay, sir. ठीक, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब बच्चों कहानी को आगे बढ़ा दे। सबसे पहले बच्चों हम पार्ट डिफरेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है? तो अब मैं ये वाला पॉइंट को गोली मार देता हूँ, ये लाइनें मुझे डिस्टर्ब कर रही। अब सुनो, कोई पॉइंट अगर यहाँ ले लिया जाए P, जो यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमें देखना है। S1 S2 से यहाँ से जो लाइट वेव जाएगी वो इतना पाथ कवर करेगी, यहां से जो लाइट वेव जाएगी वो इतना पाथ कवर करेगी। अब जो ये गैप D होता है बेटा, ये जो गैप D होता है, ये D होता है फ्यू मिलीमीटर्स, और जो ये कैपिटल D होता है ये बेटा होता है मीटर के ऑर्डर का, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा होता नहीं, और जितना छोटा ये दिख रहा है उतना छोटा ये होता नहीं। क्या मेरी बात समझे? यस होता है Yes, मिलीमीटर के ऑर्डर Yes, का, sir. चावल के ऑर्डर का, समझ रहे ना, उड़द की दाल से भी छोटा। तो ये हो गया तुम्हारा बहुत छोटा, और ये होता है मीटर के ऑर्डर का। तो जरा विचार करो, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, बनाने का प्रयास करता हूँ। 2 पॉइंट ले लूं एकदम इतने दूर, ये इतनी दूर दूर से लेट होते हैं, और ये स्क्रीन ले लूं यहाँ। अब जरा मेरी बात समझना, अगर मैं ये 2 लाइनें ड्रॉ करूं तो क्या ये दोनों लाइनें लगभग पैरेलल होंगी कि नहीं, बताओ? यस Yes, सर। sir. यस सर। इससे भी ज्यादा दूर होता है, ये तो मैंने मीटर में बना ही नहीं पाया, ये तो मैंने केवल 20 सेंटीमीटर बनाया है अभी, इससे भी 5 गुना दूर होगा, और डिस्टेंस इतनी होती जितनी देख रहे हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हमारी फोटो में यहाँ दिख रही है ये रियलिटी नहीं है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या लगभग पैरेलल होगी बच्चों? यस सर, sir. ऑलमोस्ट एक ही होगी। हाँ, ऑलमोस्ट एक ही लाइन होगी। तो अगर मैं ये कह दूं इसके बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन, तो ये तीनों लाइनें ऑलमोस्ट एक ही होंगी, क्योंकि ये मिलीमीटर का गैप होगा बेटा। ये तो मीटर होगा, ये तो 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, ये तो मिलीमीटर होगा ना। ये तीनों पॉइंट बहुत नजदीक होंगे बेटा, बताओ। इसलिए Yes, अगर ये एंगल थीटा मान रहा हूं, कोई भी देख लो, यहाँ पर देख लो 3 पॉइंट है, ऐसे ऐसे बहुत दूर जा रही है लाइन, बहुत दूर जा रही है लाइन, बहुत दूर जा रही। तो हॉरिजॉन्टल से जितना ये एंगल बनाएगी उतना ये बनाएगा, उतना, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों कैसी हैं, पैरेलल है बेटा, Yes, sir. है ना? समझते चलना, नहीं तो मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगा तुम लोगों से। आओ देखो, तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा और वो वाला एंगल थीटा तीनों सेम होंगे। इधर जरूरत नहीं, इधर नहीं बना रहा, क्योंकि दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, ऑलमोस्ट। अब अगर बच्चों मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, मुझे डेल्टा एक्स एट पी चाहिए, यानी S2P माइनस S1P इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस चाहिए एट पॉइंट P। बोलो भैया, चाहिए कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो पाथ डिफरेंस अगर मुझे चाहिए P पॉइंट पे, तो जरा ध्यान से देखो, इस वाले की लंबाई में इसको मैं घटाना चाहता हूँ। अब देखो करते क्या, अगर मैं इस वाले से, जैसे हमने क्या कहा, मान लो यहां से और यहां से ये दोनों लाइनें दूर जा रही, 1 मीटर डिस्टेंस पे जा रही, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा, बहुत गौर से फरमाइएगा, ये लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही, यहां जाके कहीं मिल रही, कहीं भी मिल रही हो, एनी प्लेस ऐसे पैरेलल चली जा रही। तो हमें क्या करना है, हमें अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, तो ये हिस्से तो ऑलमोस्ट बराबर होंगे, ये जो इतना बड़ा हुआ हिस्सा होगा, क्या यही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा बेटा? यस सर। Yes, sir. है ना? तो वही वाला बेटा सिंपल बात है कि अगर मैं एक रंगीन कलर का कोई डालना चाहता हूँ, ये डाल देता हूं मैं,
ये परपेंडिकुलर डाल दूं इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट को बोल देता हूं n, तो S1P और SNP तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, यानी कि ये वाला जो S2 से लेकर n तक का ये हिस्सा आएगा, यही हमारा इन दोनों में एक डिफरेंस हो जाएगा। इसे इसको नॉर्मली मिलाने से ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा दिस डिस्टेंस, दिस पार्ट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये मैं जो मोटा मोटा डार्क कर रहा हूं, दिस पोर्शन फ्रॉम दिस टू दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट द पाथ डिफरेंस S2n। जो ये वाला गैप है बेटा, ये S2n होगा। दिस इज योर पाथ डिफरेंस बेटा। बताओ बेटा होगा कि नहीं? यस Yes. सर। होगा सर। गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा, समझते रहना, बहुत ही बेसिक सारी चीजें बता रहा हूँ, गड़बड़ न करना। एक सेकंड, ठीक। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली जो दूरी, पॉइंटर बहुत ध्यान से देखना, ये वाली दूरी d है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा, ये पूरा 90 है, ये इस डॉटेड लाइन से ये पूरा वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। जरा ये बताना ये एंगल कितना होगा इस ब्लू लाइन से इस वाली लाइन मैरून लाइन के बीच में, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला बताओ कितना होगा? ये वाला फिर यहाँ तो थीटा। ये वाला एंगल थीटा हो गया, शाबाश। अब मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल S1 S2n, ये देखिए मैं tan थीटा लगाना चाहूंगा। tan थीटा है S2n डिवाइड बाई S1 S2, तो S2n है बेटा डेल्टा x और S1 S2 है d, तो डेल्टा x इज इक्वल टू d tan थीटा इज द पाथ डिफरेंस। डी tan थीटा के sin थीटा, गलत हो गया, sin थीटा। सर लेकिन थीटा तो बहुत छोटा होगा ना, तो tan थीटा sin थीटा और थीटा बराबर होंगे। थीटा बहुत छोटा है, इट इज नॉट गिवन बेटा, थीटा बहुत छोटा होने गारंटी नहीं है बेटा। सुनो फिर सुन लो, ये कंफ्यूजन है, आगे बताऊंगा भाई। ये इधर भी हो सकता है ऐसे, ये इधर भी हो सकते हैं ऐसे, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे बेटा। थीटा बड़ा भी हो सकता है शिवम। अच्छा सर, थीटा बड़ा हाँ, होगा। अगर थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा और tan थीटा बराबर होंगे, और अगर छोटा नहीं है, मेंस के सवालों में थीटा छोटा रहता है, एडवांस वाले यहीं पे तो मार खा जाते हैं बच्चे। एडवांस में नहीं आता है सवाल, बोर्ड में जितने सवाल आते हैं, मेंस में जितने सवाल आते हैं, उनमें साइन थीटा tan थीटा के बराबर होता है। अब मैं शर्त लगा रहा हूं, अब सुनो, इस फॉर्मूले को निकालने के पीछे सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है कि d बहुत छोटा है d से, क्योंकि इसी अप्रोक्सीमेशन के कारण ही हम ये मान पाए हैं कि ये दोनों लाइट रे जो हैं ये पैरेलल हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी जब तक स्मॉल डी स्लिट के बीच की दूरी डी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी रहेगी, तब तक ये फॉर्मूला वैलिड है। यहां पर आप कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ। जब ये अप्रोक्सीमेशन फेल होगा तभी ये फॉर्मूला फेल होगा। हालांकि ये भी एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट इनको पैरेलल मान लेने से, बट ये पैरेलल मानना हमारे लिए साबित, और ये हमारे 99% क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होगा बेटा, चाहे थीटा छोटा हो या बड़ा हो। ध्यान रहे अभी थीटा के छोटा बड़ा होने की कोई बात नहीं कही, अब बात कर रहे हैं हम इफ थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। मतलब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत करीब है, मतलब ये y की वैल्यू जो है कैपिटल D के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, समझ गए ना। मतलब y की वैल्यू अगर कैपिटल D के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, मान लो कैपिटल D 1 मीटर है और हम सेंट्रल मैक्सिमा के 1 मिलीमीटर ऊपर देख रहे हैं, 2 मिलीमीटर ऊपर देख रहे हैं, ऐसे केस में थीटा, ये जो थीटा पोजीशन होगी ये बहुत छोटी होगी बच्चों। ध्यान देखिए, यहां पर मैं कह सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू y/d है, कह सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल एक्यूरेट कह पा रहा हूं। देखो मैं ये वाला ट्राइंगल में देखो एक्यूरेट बोल पा रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार देखते देखते नहीं हो यार, क्या बताएं तुम लोगों को। हाँ, सब देख तो रहे हैं कहने का मतलब tan थीटा इज y/d, बट sin थीटा इज नॉट y/d, और जो पार्ट डिफरेंस है वो d sin थीटा। लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा हुआ बेटा, तो sin थीटा और tan थीटा तीनों बराबर होंगे बेटा। यस सर।
और tan थीटा तो y बाई डी के बराबर है, एक्यूरेट। तो क्या sin थीटा को y बाई डी लिख सकते हैं बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तब बेटा जो पाथ डिफरेंस आएगा, जो पाथ डिफरेंस आएगा d sin थीटा, ये dy बाई डी के बराबर आएगा बेटा, dy बाई डी के बराबर आएगा। ठीक है ना? हाँ, नहीं आएगा डी बाई डी, पगले हो काबे? तो सुनो, दिस इज ऑलवेज वैलिड, बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन, मैं बल्कि डी साइन थीटा हटा देता हूं, मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू वैलिड ओनली व्हेन y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, या थीटा इज वेरी स्मॉल। यानी ऐसी पोजीशन पे हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, पोजीशन इज वेरी क्लोज टू सेंट्रल मैक्सिमा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो 90% सवाल इस फॉर्मूले से, बोर्ड के 100%, जेई मेन के 90% सवाल इस फॉर्मूले से होंगे, जेई एडवांस के सिर्फ 10% सवाल इस फॉर्मूले से होंगे। 90% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला फेल होगा। इसलिए इस वाले फॉर्मूले की आदत डालो, इससे कभी गलती नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूं, जब आप इस फॉर्मूले की आदत डालोगे तो जैसे आपको लगे कि साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है, तो फिर tan थीटा की मदद से साइन थीटा निकालोगे। जैसे tan थीटा बराबर y बाई डी तो ऑलवेज ट्रू है, तो जब tan थीटा पता होगा ट्राइंगल बना के साइन थीटा निकाल लोगे, या साइन थीटा पता होगा तो tan थीटा निकाल लोगे, tan थीटा y बाई डी रखोगे। बट अगर थीटा बहुत छोटा आता नजर आए तो साइन थीटा को ही tan थीटा मानते हुए साइन थीटा के स्थान पर y बाई डी पुट कर दोगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। प्रैक्टिकली बच्चों जो होता है, मैं अब मेरी कुछ ज्ञान की बातें सुनो जो आगे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हमारी स्लिट के बीच की गैप होती है वो भी वेवलेंथ की तुलना में काफी बड़ी होती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो जब साइन थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स की जो मैक्स वैल्यू होगी वो डी को अप्रोच करेगी। डी को कब अप्रोच करेगी? एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा, डी के बराबर का होगा, और मान लो डी की वैल्यू है 1000 लैम्डा, तो जब आप स्क्रीन में बहुत ऊपर जाएंगे, ये थीटा बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चलता चला जाएगा, और जब आप स्क्रीन में बहुत ऊपर जाएंगे, अगर डी पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की तरफ अप्रोच करेगी? डी, और डी है 1000 लैम्डा। तो आप सोचो यार, अगर डी 1000 लैम्डा है तो लगभग 1000वें मैक्सिमा तक आप पहुंच जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. भाई पाथ डिफरेंस की वैल्यू डी तक जानी है, थीटा जब 90 होगा, हालांकि 90 इंफिनिटी पे जाके होगा, मान लेते हैं 90 से कुछ कम तक तो होगा, थ्योरेटिकली मान लो, तो पाथ डिफरेंस की बड़ी से बड़ी वैल्यू डी हो सकती है। और मान लो डी 1000 लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, क्या वो 1000 लैम्डा हो सकती है? या नो में जवाब दीजिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. 1000 लैम्डा का मतलब है 999 लैम्डा तक अचीव हो रहा है कायदे से, तो 999 लैम्डा का मतलब 999वां मैक्सिमा, 999 मैक्सिमा अचीव कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी परिस्थिति में बेटा जो 5वां मैक्सिमा होगा, जो 6वां मैक्सिमा होगा, जो 10वां मैक्सिमा होगा, वो क्या होता है? वो सेंट्रल मैक्सिमा के बड़े करीब होता है। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से 1 सेंटीमीटर ऊपर चलोगे तो 1 सेंटीमीटर में ही तुमको 10-50 मैक्सिमा दिखाई पड़ जाएंगे, और बड़ा माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे तुमको। इसी तरह से सेंट्रल मैक्सिमा के 1 सेंटीमीटर नीचे जाओगे तो वास्तविकता में 10-50 मैक्सिमा दिख जाएंगे। यानी 2-3 सेंटीमीटर के मोहल्ले में ही तुमको 50-60 मैक्सिमम फ्रिंजेस दिखाई पड़ जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इसे फ्रिंज पैटर्न कहते हैं जो तुम देखने वाले हो, मैक्सिमम मिनिमम। Yes, sir. Yes, sir. ऐसी परिस्थिति में ये फॉर्मूले जो होते हैं, ये वाला फॉर्मूला ये सक्सेसफुली वैलिड रहेगा। यानी मान लो अगर 1000 मैक्सिमा बन रहे हैं
और हम पांचवा मैक्सिमा जानना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 1000 मैक्सिमा जब बन रहे हैं तो पांचवा मैक्सिमा बहुत ही नजदीक होगा, यानी उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ये जो भी बातें बता रहा हूँ सब न्यूमेरिकल्स के साथ प्रूव करूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, बट अभी आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिठाइए दिमाग में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थाउजेंड्स ऑफ मैक्सिमास आर देयर एंड वी वांट टू फाइंड द सेवेंथ मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा और नाइन्थ मैक्सिमा, so we can say that this particular position of maxima or minima will be very close to the position of central maxima, and at that particular position जो थीटा की वैल्यू होगी वो बहुत ही छोटी होगी और वहां पर साइन थीटा बहुत छोटा होगा। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो अभी मैं यूजिंग दिस फॉर्मूला और प्रैक्टिकली जो YDSC परफॉर्म होता है उसमें विजिबल लाइट का प्रयोग होता है। विजिबल लाइट जो फ्यू एंगस्ट्रॉम होती है, 5-4 हजार से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम, और ये मिलीमीटर्स में होती है स्मॉल डी। तो स्टिल जो स्मॉल डी होती है वो 500 से लेके 2000 गुना बड़ी होती है वेवलेंथ की कंपैरिजन में। तो स्क्रीन पे 1000 से 2000 मैक्सिमा होते हैं, जिनमें से जो बीच वाले 50-60 मैक्सिमा होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं और वो वाई की बहुत छोटी वैल्यू पे अचीव होते हैं, थीटा की बहुत छोटी वैल्यू पे अचीव होते हैं। इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तुम आगे चल के हो सकता है मुझसे प्रश्न कर दो कि सर आपने तो पहले ही YDSC में यही फॉर्मूला लगा लिया, हमको ये वाला लगा करके चेक करना चाहिए। बट चूंकि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है लैबोरेटरी वाली, उस सिचुएशन में मैं दिखा रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल तो जब भी सॉल्व कराऊंगा तो मैं इस कंडीशन से सॉल्व कराऊंगा। तो आइए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बेटा, अबे नेकेड आई से नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएट, लेकिन हाँ माइक्रोस्कोप से डिफरेंशिएट करोगे, क्लियरली दिखाई पड़ेगी माइक्रोस्कोप से। आओ बेटा, तो पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। अब मेरी बात बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। मैं अब यहाँ ये जानना चाहता हूं कि मैक्सिमा कहाँ कहाँ दिखाई पड़ेंगे। अभी मैंने ये सब ज्ञान जितना बेसिक था सब पढ़ा दिया बेटा। ये S1 है, ये S2 है मान लो। अब जरा बताना, तो ये वाला पॉइंट का क्या क्या है बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा है। कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आपने कहा कि सर जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा होगी वहां मैक्सिमा मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? यस सर। आपने कहा सर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या? आपने कहा सर n लैम्डा है, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है। तो ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि यार बच्चों तीसरा मैक्सिमा बताओ कहाँ पे होगा, तो अगर आपको यहाँ से थीटा एंगल पे बताना हो, थीटा एंगुलर पोजीशन पे, ये y गैप होगा, थीटा एंगुलर पोजीशन होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों? d साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होगा। थर्ड मैक्सिमा बोला है तो d साइन थीटा को 3 लैम्डा के बराबर कर दोगे। बताओ कर दोगे कि नहीं? यस सर। और अगर मैं दूसरा मैक्सिमा कहूंगा तो d साइन थीटा किसके बराबर करोगे? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। हाँ, तो यहाँ से साइन थीटा निकालोगे। फिर साइन थीटा निकालने के बाद देखोगे अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को ही टेन थीटा मान लोगे, साइन थीटा को ही y बाई डी मान लोगे। y की वैल्यू निकालनी होगी अल्टीमेटली। लेकिन अगर साइन थीटा बड़ा आ रहा, मान लो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया, और थीटा अगर 30 डिग्री आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया, तो क्या साइन थीटा को टेन थीटा मान लोगे? नो सर। नहीं मान पाओगे, है ना? तो लेकिन अभी चूंकि हमने पहले से कह दिया है आपसे कि हम बहुत ही सेंट्रल मैक्सिमा के करीब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो बिकॉज करीब ऑप्शन कर रहे हैं, थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो मैं साइन थीटा को टेन थीटा मानते हुए dy बाई डी लिख दे रहा हूँ n लैम्डा। तो यहाँ से nth मैक्सिमा की पोजीशन है n लैम्डा d बाई डी। ये y का मतलब है डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाली दूरी बेटा। तो अभी जरा मैं इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डाल के देखता हूँ। 0 पे तो सेंट्रल मैक्सिमा पता है, तो मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा? 0 ऊपर नीचे दोनों जगह मिलेगा, लैम्डा d बाई डी, फिर बेटा 2 लैम्डा d बाई डी, 3 लैम्डा d बाई डी एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा बेटा। सुनो बहुत दूर मत जाना, 5-7 लिख लो, लैम्डा d बाई डी 10-15 तक लिख सकते हो, 4 लैम्डा d बाई डी। क्योंकि जब तुम मान लो 100 मैक्सिमा तक चले गए तो 100 वाला मैक्सिमा क्या होगा, काफी दूर निकल जाएगा, वहां तक फिर आपको क्या होगा ना, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिलेगा, फिर थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वहां तक जाते जाते।
और फिर आप ये साइन थीटा टेन थीटा ही नहीं होगा, फिर ये फॉर्मूला ही इनवैलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है व्हेन y इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d। मतलब d अगर मीटर्स में है तो ये मिले 1 सेकेंड जी सर। तो अभी आप कहाँ हैं सर? घर पे हैं? तो आप ऐसा, अभी आप इधर स्वरूप नगर आना ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि काका दो? आप ऐसा करिए, स्वरूप नगर साइड इधर कहीं, ये आपने 7 बंगलो देखा है? ये हैलेट के पीछे 7 बंगलो करके है स्वरूप नगर में। हाँ तो बस ये जैसे आप हैलेट वाला पुल उतरेंगे तो जो पहला ही लेफ्ट है अंदर आता है। हाँ वही 7 बंगलो आ जाइए सर, हम आपको मिलते हैं 5 मिनट। हम पहुंच जाएंगे, वही है सर पास में। ठीक सर, आइए सर। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो अब ये देखो बेटा कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो यहाँ मिल रहा, तो ध्यान समझना। तो पहला सेंट्रल मैक्सिमा अगर मैं यहाँ गिनती करूं तो मान लो फर्स्ट यहाँ मिल गया, y की वैल्यू है लैम्डा d बाई डी। दूसरा यहाँ मिल रहा है, y की वैल्यू है सेकेंड 2 लैम्डा d बाई डी। तीसरा यहाँ मिल रहा है y की वैल्यू 3 लैम्डा d बाई डी। चौथा यहाँ मिल रहा है y की वैल्यू 4 लैम्डा d बाई डी। ये किसकी पोजीशन है? मैक्सिमा की पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक ये गैप है, ये वाला गैप है लैम्डा d बाई डी। अगर सुनना जरा, बताओ यहाँ डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे? लैम्डा, यहाँ डेल्टा x 2 लैम्डा, यहाँ डेल्टा x 3 लैम्डा। ये लोकेशंस हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा से गैप है बेटा। दो मैक्सिमा के बीच की गैप, इस गैप को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये हमारा, ये लोग इसे ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। ये जो मैक्सिमा की पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। और दो फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है, किन्हीं भी दो के बीच का गैप देख लो, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है बेटा। तो ये लैम्डा डी बाई डी, ये ब्राइट, ये वाला गैप बेटा, इसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं बेटा, फ्रिंज विड्थ कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। बेटा हाँ, छोटे फिर बहुत बढ़िया जज किए हो। छोटे थीटा में ये यूनिफॉर्म होगी, लेकिन बहुत दूर चले जाओगे तो फिर ये गैप यूनिफॉर्म नहीं होगा। और जहां से गैप यूनिफॉर्म नहीं होता, फिर वहां से हम कहेंगे ही नहीं फ्रिंज पैटर्न। इसी को फ्रिंज पैटर्न कहेंगे। यहाँ बीच में मिनिमा आ जाएंगे सब, इनके ठीक बीचों बीच मिनिमा आ जाएगा, यहाँ मिनिमा आ जाएगा। अभी मिनिमा की वाली बात भी कर लेंगे, ठीक है। बट मुझे किसी से मिलना है 5 मिनट बाद, तो मैं अभी क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। मिनिमा और की कहानी आगे बढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में YDSC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 ही घंटे में। बहुत सारे वेरिएबल, अब बस कुछ नहीं, बस सवाल कराने, कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बिल्कुल बहुत ही कम टाइम लगेगा, तो सारे लेक्चर्स रिपीट कर लेना, और जिनों का जो छूटा हुआ है वो रिवाइज कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड से पढ़ सके। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। सर नोट्स भेजिएगा। बिल्कुल।